अच्छा, अब ये एजेस ऑफ डेट मैं आपको समझाता हूँ पहले एक कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, और वो बात ये कर रहा हूँ कि यार मेरे पास 31 ऑफ दिसंबर 2022 को कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है, और उनकी जो अमाउंट है वो अमाउंट है $1,00,000। अच्छा, अब नॉर्मल सिनेरियोज में हम क्या करते थे, हम सवाल में ये देखते थे कि जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट होता था, जो परसेंटेज होती थी, वो हम इसके ऊपर चार्ज कर दिया करते थे। फॉर एग्जांपल 10%, हम क्या कर दिया करते थे, 10% चार्ज करते थे और हमारे पास प्रोविजन आ जाता था, एंड इन दिस केस द प्रोविजन विल बी $10,000। ठीक है, दिस वाज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हम लिया करते थे। कभी कभी सवाल तो नॉर्मल इसी बेसिस के ऊपर बन के आया करेगा, बट कभी कभी एग्जामिनर सवाल दिया करेगा एज ऑफ डेट के ऊपर। अब ये एज ऑफ डेट, अब आप जरा समझिएगा, ये एज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एज या एजेस ऑफ डेट्स। अब ये एज ऑफ डेट क्या होती है, मैं आपको ये समझाता हूं। देखो यार, नॉर्मली जो आपके कस्टमर्स होते हैं, या मैं ये हटा देता हूं, जो नॉर्मली आपके कस्टमर्स होते हैं, लेट्स सपोज इस एग्जांपल के अंदर कस्टमर्स हैं 1,00,000 के। अब इस बात को ना ध्यान से, आराम से, स्लोली समझने की कोशिश करें। मैंने इस पूरा साल सेल करी है, कुछ कस्टमर्स हैं जिनको 2 महीने का टाइम गुजर चुका है और उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको 3 महीने का टाइम गुजर चुका है और उन्होंने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया है। कुछ ऐसे इस 1,00,000 में कस्टमर्स हैं जिनको 4 महीने का टाइम, और कुछ ऐसे कस्टमर्स जिनको 6 महीने का टाइम गुजर चुका है, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। और ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं कि जो जितना ज्यादा पुराना डेट हो जाता है, जो जितना ज्यादा पुराना उधार हो जाता है, जितना पुराना उधार होगा उस उधार के उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बैड डेट होने के। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि यार हो सकता है कि आपसे किसी ने या आपने किसी से काफी टाइम पहले कोई पैसे लिए हो और उसको ये बोला हो कि मैं आपको वापस कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन एट टाइम जब गुजरता गया तो एक वक्त ऐसा आया कि वो एक तरीके से आप बैड डेट हो गया। अब आप जो है अब उसको पैसे वापस नहीं देते, सही है ना, वो आपसे आप पैसे मांगता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि जब एज हो जाती है ना डेट की, जो डेट होता है वो लंबा पीरियड गुजार लेता है, उधार का एक पीरियड लंबा बन जाना, तो उस वक्त क्या होता है, उधार के बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि अगर आपने किसी से पैसे लिए थे और उसको बहुत टाइम हो गया बात को, तो ना आप उसको याद है ना आपको याद होगी वो बात अभी मैंने बोली, तो शायद आपको याद हो रहा होगा, हाँ यार शायद किसी से पैसे लिए थे या किसी को पैसे देते थे, व्हाटएवर द रीजन इज। अच्छा, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एज ऑफ डेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा? सिनेरियो क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि यार ये जो मेरे 1,00,000 रुपए है ना, ये जो मेरे 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, इन 1,00,000 में से 10%, या चलो ऐसे कर लेते हैं 20% ऐसे लोग हैं जिनकी एज है 0 to 60 days। यानी कि इस पूरे 1,00,000 में से 20% अमाउंट ऐसी है, इस पूरे 1,00,000 में से 20% अमाउंट ऐसी है जो लोगों को मैंने सामान बेचा हुआ था और उनको तकरीबन 0 से लेके 60 डेज हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। मैं इसको अगर एक फेयर कॉपी में करूंगा तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो मैं यहाँ दोबारा से बना देता हूँ। अब जरा सुनिएगा, एजेस ऑफ डेट के बारे में बात करते हैं। एजेस ऑफ डेट्स। अच्छा जी, मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर ही बताया कि अमाउंट कितनी है ट्रेड रिसीवेबल्स की टोटल, या मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ, चलो आपके लिए आसान हो जाएगा। और टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई भी डेट लिख लो, एट 31 ऑफ दिसंबर 2022। अब जो आपके पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो है कितने के? वो है आपके पास $1,00,000। अब इस 1,00,000 ट्रेड रिसीवेबल्स में से हुआ क्या सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट होता है कि इस 1,00,000 में, ये जो 1,00,000 का अमाउंट है, इसके अंदर 20% ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, 20% ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनको डेज हो चुके हैं 0 to 60 डेज।
और उन्होंने अभी तक आपको पैसा नहीं पे किया है। इधर ही ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर कुछ ऐसे भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनकी परसेंटेज मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 50% ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिन्होंने आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है और उनको टाइम पीरियड गुजर चुका है 61 टू 90 डेज। और बाकी के जो 30% ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसमें से इस 1 लाख में से जो बाकी के 30% ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको ओवर 90 डेज हो चुके हैं और उन्होंने आपको अभी तक पेमेंट नहीं करी है। क्लियर? अब अगर आप नोटिस करो तो जिनको 0 टू 61 डेज हुए हैं इनकी एज ऑफ डेट कम है, जिनको 61 से 90 डेज हो गए उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, उनकी एज थोड़ी बड़ी है। और जो ओवर 90 डेज हो चुके हैं उन्होंने अभी तक आपको पैसा आके नहीं दिया है तो उनकी एज और ज्यादा बड़ी हो गई। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस 1 लाख में से आप जरा कैलकुलेट कर लें, इस 1 लाख में से 20% कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इस 1 लाख का अगर हम 20% निकाल लें, मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, डॉलर 1 लाख है, इस 1 लाख का अगर हम 20% निकाल लें तो कितना बनेगा सर? 20,000 बनेगा। ये तो कोई मसला ही नहीं। क्लियर? यानी कि इस 1 लाख में 20,000 ऐसी अमाउंट है, इस 1 लाख में 20,000 एक ऐसी अमाउंट है जिसको 0 से लेके 61 डेज हो चुके हैं और इसने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया है। यानी कि ये इतने टाइम पीरियड गुजर चुका है। कुछ लोगों को 0 दिन गुजरे होंगे, कुछ को 1 दिन गुजरा होगा, कुछ को 3 दिन गुजरे होंगे, कुछ को 60 डेज गुजर चुके होंगे। तो 0 टू 60 डेज वाला जो मेरा कैप है, इसके अंदर जो मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं वो कितने के बनते हैं? वो बनते हैं 20,000 रुपए के। मैंने बोला ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 रुपए के ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इस 1 लाख में जिनको 0 टू 61 डेज हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है ट्रेड रिसीवेबल्स की, जो कि 50% है। तो इस 1 लाख में 50% ऐसे भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इस 1 लाख की अमाउंट में 50% के ऐसे भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिन्होंने 61 टू 90 डेज गुजर चुके हैं और वो पैसा अभी तक पे नहीं किया हुआ। दैट इज $50,000। यानी कि इस 1 लाख में जो ऊपर 1 लाख आपको कैप पे नजर आ रहा है, इस 1 लाख के अंदर 50,000 का ऐसा अमाउंट है जो आपने कस्टमर्स को सामान बेचा हुआ था और उन कस्टमर्स को 61 टू 90 डेज हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक पैसा आपको नहीं दिया है। और इसी तरीके से जो आपके पास नंबर 3 के अंदर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो 30% का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस 1 लाख में से 30% ऐसे लोग हैं, 30% ऐसे लोग हैं जिनको 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है। और अगर आप इन टोटल निकाल लें तो 20,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, तो इन टोटल दोबारा 1 लाख बन गया। यानी इस 1 लाख का मैंने आपको ब्रेकअप दिखा दिया कि यार इस 1 लाख में से 0 टू 60 डेज जो है वो 20% लोग हैं, इस 1 लाख में से 61 टू 90 डेज 50% लोग हैं और इस 1 लाख में से ओवर 90 डेज वाले 30% लोग। अब आपने ये देख लिया कि हाँ, हमें ये समझ आ गया कि इस 1 लाख में से 20,000 रुपए की एज ऑफ डेट 0 टू 60 के अंदर फॉल करती है। इस 1 लाख में से 61 टू 90 डेज के जो डेटर्स हैं उनके वो 50,000 के फॉल करते हैं। और इसी तरीके से इस 1 लाख में 30,000 रुपए के ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनको ओवर 90 डेज हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? ये नोट डाउन करना है। ये वाली बात बताओ, क्या सबको ये वाली बात क्लियर हुई है जो मैं अभी बात कर रहा हूं? सबको ये वाली बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। सही है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। सब लोग बताते रहेंगे ना, सब लोग बताते रहेंगे, सब लोग बताएंगे तो फिर मुझे समझ आएगा कि हाँ यार मैं जिस स्पेस पे जा रहा हूँ वो क्लियर है। सही है, यानी कि मैंने 1 लाख को ब्रेक करके दिखा दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही है, इसका मतलब अभी तक सबको ये बात क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो डेट जितना ज्यादा पुराना होगा उस पे उतनी ज्यादा परसेंटेज चार्ज की जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि खुद सोच के देखो, जिनको 0 टू 60 डेज हुए हैं, तकरीबन 2 महीने का टाइम गुजरा है, इन पे ज्यादा शक करोगे या जिनको 3 महीने से ज्यादा अरसे का टाइम गुजर चुका, पैसे नहीं दिए, उन पे ज्यादा शक करोगे? खुद सोच के बताओ। जिन लोगों को 0 टू 60 डेज का अभी पेमेंट का टाइम गुजरा है, इन पे ज्यादा शक करोगे ये भाग जाएंगे, या जो 90 डेज से ज्यादा गुजर चुके हैं उन पे शक करोगे कि वो भाग जाएंगे? ज्यादा शक किस पे करोगे? ज्यादा शक तो दोनों पे करोगे, लेकिन ज्यादा किस पे करोगे? तो सब मुझे ये बताएंगे कि सर ओवर 90 डेज वाले पे हमारा शक बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट जितना ज्यादा पुराना होता है डेट की एज
जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ज्यादा बैड डेट होने का चांस बढ़ जाता है। बात समझ आती है? अब सुनो, मेरे बिजनेस की पॉलिसी है कि जो डेट तकरीबन 2 महीने पुराने हैं यानी कि 0 to 60 डेज के हैं, इनके ऊपर प्रोविजन लगाया जाए, इनके ऊपर प्रोविजन चार्ज किया जाए 10% का। जो डेट्स 61 to 90 डेज पुराने हैं, इनके ऊपर प्रोविजन लगाया जाए 20% का, लेट सपोज। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स 90 डेज पुराने हैं, इन पे प्रोविजन लगाया जाए लेट सपोज 30% का। क्यों सर, बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा डेट का एज, उतना ज्यादा बैड डेट होने का चांस बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना पुराना डेट उतने ज्यादा चांसेस बैड डेट होने के, इसलिए परसेंटेज बढ़ रही है एज के साथ साथ। अब अगर इससे पहले पुराने सिनेरियो में देखो तो आप क्या करते थे, इस 1 लाख को उठाते थे और एक फिक्स परसेंटेज चार्ज कर देते। वो कुछ भी हो सकती थी, वो 10 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 30 भी हो सकती थी। दैट वाज द ओल्ड वर्जन या दैट वाज द one of the way to calculate provision for doubtful debt. But in this scenario, when आप जब फोकस करेंगे ages of debts पे, जब आप फोकस करेंगे और आप देखेंगे कि आपके एज ऑफ डेट्स क्या चल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, हर डेट की एज पे पॉलिसी के मुताबिक प्रोविजन चार्ज करेंगे। क्या सर ये 10%, क्या सर ये 20% और 30% सवाल में दिया हुआ होगा? हाँ, वो सवाल में आपको एज के साथ ये भी बता देगा कि कितने परसेंट का प्रोविजन चार्ज करना है इस एज के कैप पे। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप पहले जरा प्रोविजन कैलकुलेट करें, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप 20,000 का 10% निकाल लें तो कितना बन जाएगा? 2,000। क्लियर? डन। फिर उसके बाद आप जो है जो दूसरा है, मुझे 1 सेकंड देना यार, मैं जरा एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जरा सुनिएगा। उसके बाद जो मेरे पास प्रोविजन 61 to 90 डेज वाला कैलकुलेट करना होगा, वो कैसे करूंगा? वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 10,000 बन जाएगा आई थिंक। देखो मैं करेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर कोई कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना। ये 10,000 का प्रोविजन बन जाएगा। और जो 30% वाला होगा, ये 3,000 का जो प्रोविजन आ रहा होगा, ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 9,000 का। क्लियर? यानी 30,000 का 30% 9,000, 50,000 का 20% 10,000 और 20,000 का 10% 2,000। क्लियर है? यहाँ तक सही है? यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर मैंने प्रोविजन कैलकुलेट करना है तो इस साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो बन जाएगा 2,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, यानी कि ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 21,000 बन जाएगा। 21,000 का क्या बन गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन गया। तो इन द केस ऑफ एज ऑफ डेट प्रोविजन ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि इससे पहले हम क्या करते थे, इस 1 लाख पे ही 10% चार्ज करके सीधा सीधा प्रोविजन कैलकुलेट कर लिया करते थे। यहां से जो हमारे पास आंसर आता था, ये जो कैलकुलेट करके आंसर आता था, वही आंसर यहां से भी हमने निकाला है। लेकिन यहां पे क्या कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी और एजेस में बांट दिया तमाम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को, और उनके ऊपर उनकी एज के हिसाब से शक की परसेंटेज लगाई। पहले हम क्या करते थे, हम ये नहीं देखते थे कौन कितना पुराना है, ओवरऑल सब पे 10%, 12%, 2%, 3% डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। बट इन दिस केस एज ऑफ डेट के अंदर हम क्या देखा करेंगे, हम ये देखा करेंगे कि एज कितनी है डेट की, और जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा प्रोविजन का परसेंटेज चार्ज करो, उतना ज्यादा डाउट करो, उतना ज्यादा शक करो। बात समझ आती है? अब सुने, दिस इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये देखें कि आपको सवाल के अंदर अगर पहले से कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ, ये जो आपके पास आया प्रोविजन, ये तो आया दिसंबर 2000, या मैं लिख देता हूं, ये जो आपके पास प्रोविजन आया, ये तो आया आपके पास दिसंबर 2022 का, ठीक हो गया। लेकिन 2021 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब जितना भी आंसर आया ये तो हमें पता है कि वो इंक्रीज होगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि फर्ज करो दिसंबर 2021 के अंदर जो प्रोविजन था, जरा सुनिएगा, 2021 के अंदर जो प्रोविजन था वो कितना था?
मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो था $18,000। और इस साल दिसंबर 2022 में कितना प्रोविजन आपने कैलकुलेट किया? आप बोलोगे सर इस साल हमने कैलकुलेट करा 21,000। तो अब माय क्वेश्चन है इसके इंक्रीज है या डिक्रीज है? वो वैसे ही पुराने वाले तरीके से करना है। हाँ सर ये तो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इंक्रीज लिख दो मेरा बेटा। इंक्रीज कितने से सर? 18, 19, 19, 20, 21, 3,000 से इंक्रीज है। तो बेटा 3,000 इंक्रीज की एंट्री बन जाएगी। कैसे बनेगी? अब जरा देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी 3,000 से, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 3,000। यानी ये नीचे वाला काम बिल्कुल वैसे ही करना है, प्रीवियस ईयर देखना है, ये साल देखना है, देखना है। बस सिर्फ इसमें फर्क क्या है, जो 21,000 का मैंने प्रोविजन कैलकुलेट करा है, इसकी कैलकुलेशन आपके लिए ऊपर मौजूद है स्क्रीन पे। सर बैंक usually gives loan for long term period, so do they use the ages of debt concept? बेटा एजेस ऑफ डेट बैंक वाले यूज नहीं करते, बैंक वाले अलग काम कर रहे होते हैं, लेकिन एजेस ऑफ डेट बेसिकली जो कस्टमर्स को गुड्स बेची जाती हैं उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है कि मैंने उधार पे जो सामान बेचा हुआ था ये वापस आएगा, इसका पैसा ये नहीं है। सही है, बैंक का पीछा छोड़ दो, बैंक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ये बिजनेसेस का ताल्लुक है। मैंने किसी को गुड्स बेची भी थी, इसको 5 दिन हो गए, उसको गुड्स बेची भी थी 10 दिन हो गए, उसको गुड्स बेची भी थी 2 महीने हो गए, तो किस पे ज्यादा शक होगा? भाग जाएगा 2 महीने वाला। उससे कम किस पे शक होगा? 10 दिन वाला। उससे कम किस पे शक होगा? 2 दिन वाला। बात समझ आती है? यानी कि जिनको गुड्स बेची होती है उनके लिए ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहा है। क्या बैंक के लिए आप ट्रेड रिसीवेबल होगे? क्या बैंक के लिए आप ट्रेड रिसीवेबल होते हो? नहीं बेटा, वो आप उनके लिए ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं हो, आप उनके लिए कस्टमर्स हो या सिर्फ रिसीवेबल्स हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो बात होती है ट्रेड रिसीवेबल्स की बेसिस के ऊपर। क्लियर हो गया बेटा? ये जितना काम है सिर्फ बड़े बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस ये सब कैलकुलेशन नहीं करेगा, बड़े बिजनेसेस ये कैलकुलेशन करेगा। सही है, छोटा बिजनेस ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बिजनेस का बड़ा डाउटफुल डेट, बड़ा नुकसान, छोटे बिजनेस का छोटा नुकसान। एक आध कस्टमर भाग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ ये सारी कंपनी में चलती है, ये सारी अकाउंटिंग कंपनी में होती है। ये किसी टॉम डिक हैरी की दुकानों पे नहीं हो रही होगी ये अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो आप मुझसे सीख रहे हो, ये अकाउंटिंग आप डिफरेंट मल्टीनेशनल्स के अंदर ये अकाउंटिंग हो रही होगी। ये किसी दुकान पे थोड़ी हो रही होगी, ये किसी छोटे बिजनेस में थोड़ी हो रही होगी ये अकाउंटिंग। बात समझ रहे हो? वो क्यों प्रोविजंस बनाएंगे? वो तो नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ कंपनीज करेंगी, ये कंपनीज का काम है। क्लियर? डन। हम जितनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे याद रखिएगा ये कंपनीज से रिलेट कर रहे हैं साथ। ठीक है, कंपनीज में ये सब होता है। क्लियर हो गया? सर इज देयर एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कंपेयर टू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पॉलिसी? बेटा बिल्कुल एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। यहाँ पे आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को अलग अलग डब्बों में रख दिया और हर किसी को अलग अलग नजर से देख रहे हो, तो ये ज्यादा बेहतर आंसर बता रहा है। ये जो 21,000 पे आपके पास कैलकुलेट हो गया है, ये जो आपने कैलकुलेशन करी थी, ये आपको ज्यादा बेहतर आंसर बता रहा है बनस्बत आप डायरेक्टली 1 लाख के ऊपर 10% या 12% लगा देते, वो एक अलग बात होती है। बात समझिए? तो दिस इज द मोर रियलिस्टिक वे टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मोर रियलिस्टिक, ज्यादा बेहतर, मॉडर्न तरीका, आज का तरीका। तो अब आज के तरीका वो भी फॉलो करते हैं कुछ बिजनेस ये भी फॉलो करते हैं, बट ज्यादा इसको मैं मॉडर्न ये कह रहा हूँ कि ये ज्यादा बाद में आया उसके। ठीक हो गया? क्लियर है? सर पहले जैसे आपने रफ 18,000 की प्रोविजन बनाई है, एग्जाम में दी हुई होगी। बेटा पिछले साल की हो सकता है दी हुई हो, नहीं दी हुई होगी तो जीरो। ये तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगर नहीं दी हुई तो जीरो, दी हुई है तो बस इंक्रीज इंक्रीज निकालोगे। क्लियर हो गया? ये 2018 वाला बच्चा पूछ रहा है कि 2018 सवाल में दिया होगा नहीं दिया होगा। दिया हुआ है तो इंक्रीज इंक्रीज निकालोगे, नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग जीरो है, क्लोजिंग जो भी आया उतने से इंक्रीज इंक्रीज की एंट्री बन जाएगी, यानी पूरे 21,000 से बन जाती, क्योंकि ओपनिंग तो जीरो होता। क्लियर? तो ये बातें तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं ना, ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा आगे मत लेके आओ, वो ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रहे हो। सही है, आज हम सिर्फ एजेस देख रहे थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप बताओ, आप क्लियर है? अली बेटा जो तुमने सवाल पूछा था वो भी क्लियर हो गया? जाने यहाँ तक? अली क्लियर है? अच्छा आरब बेटा तुम्हारा भी मैंने क्लियर कर दिया था। सही है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक सवाल देखते हैं और इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ना, दिस इज द मैक्सिमम कैलकुलेशन।
मैक्सिमम कैलकुलेशन, इससे ज्यादा और कोई कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इससे कम करवा लेगा, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता। दिस इज द मैक्सिमम कैलकुलेशन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, मैक्सिमम। डन। अब जरा सुनो, यहाँ पे एक सवाल है, और अगर आप इस सवाल को देखें तो ये सूफिया वाला सवाल है, जून 2016 का सवाल है, एंड वेरिएंट 2, और क्वेश्चन नंबर भी ये 2 है। डन। अच्छा, जरा पढ़ते हैं सवाल को, क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है, अब सुनना सब, सूफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर ट्रेड रिसीवेबल, तो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। नंबर 1, ऑन, जरा सुनिएगा, ऑन 28 फरवरी 2016 वेट डिजाइन्स व्हिच ओड सूफिया 5100, ठीक है, वेट डिजाइन के कोई क्रेडिट कस्टमर होंगे जो ओ करते थे सूफिया को कितना पैसा, 5100, यानी कि आप सूफिया हो, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप सूफिया हो, और आपका एक कस्टमर है जिसका नाम वेट डिजाइन है, और आपने उससे कितना पैसा लेना है, 5100 रुपए लेना है। वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, और वो पता लगा कि भाई वो बैंकरप्ट हो गया है। A check of 1800 was received. The balance of the debt was irrecoverable. बोल रहा है जो वेट डिजाइन था ना, जिससे मैंने 5100 लेने थे, सुनो बोलता क्या, वेट से मैंने 5100 लेने थे, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया। वेट मेरे पास आया और वेट ने बोला कि भाई मेरे पास सिर्फ $1800 है, ये लो, इससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दे सकता। डन। मैंने बोला चलो जितना आ रहा है आने दो, अभी पूरा ना आने से तो बेहतर है, $1800 आ रहा है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे नीचे इस सवाल के अंदर एक रिक्वायरमेंट दी है, वो रिक्वायरमेंट क्या दी है, प्रिपेयर द जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ वेट डिजाइन 2016। नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि डबल एंट्री जो मैंने आपको सिखाई थी कि उसके नीचे नैरेशन भी लिखनी होती है, तो अगर नैरेटिव रिक्वायर्ड तो लिखते, नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं लिखेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैसे, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ये जो कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, मैं पूरा लिख लेता हूँ, जून 2016 वेरिएंट 2, जून 16 P2 वेरिएंट 2, और हमारी बुक के अंदर है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट ई सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ई को देखते हैं क्या बोलता है। पार्ट ई के अंदर डबल एंट्री बनानी है, यानी जनरल जर्नल बनाना है। जनरल जर्नल कैसे बनता है, दो साइड्स बन जाएंगी, एक डेबिट साइड बन जाएगी, एक क्रेडिट साइड बन जाएगी, ठीक है। जनरल जर्नल में आपको ऑलरेडी बुक ऑफ एंट्री में सिखा चुका हूँ कैसे बनता है, एंड बस इतना सा बना लेते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल जर्नल, ठीक है। आपने खाली डबल एंट्री बना देनी है, लाइनें मैंने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दो साइड लिखना, एक ऊपर लिखना डेबिट और एक लिखना क्रेडिट। अब सवाल ये उठता है कि वेट से पैसा कितना मिला, बैंक में कितना पैसा आया, तो तुम बोलोगे सर बैंक में पैसा आया वेट से $1800 का, तो आप बैंक डेबिट कर दो $1800, है ना, 1800 ही आया था ना, ये देखो कितना पैसा आया था ऊपर, वेट से बैंक में कितना पैसा आया था, $1800 तुमने लिख दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैंने तो 5100 लेने थे, मिले कितने, सिर्फ 1800, कितने नहीं मिल पाए, कितना पैसा नहीं मिल पाया, बताओ, कैलकुलेट करो और बताओ कितना पैसा नहीं मिल पाया। 3200, सब लोग जल्दी जल्दी, 5100 में से $1800, अ चेक ऑफ 1800 वाज रिसीव, तो बाकी कितना पैसा जो नहीं मिल पाया, 3300। ओके जी, तो 3300 जो पैसा नहीं मिल पाया, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे कस्टमर से पैसा मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ये 3300 का क्या हो गया, मेरे बिजनेस को बैड डेट हो गया। कितनी आसान सी बात है, बैड डेट हो गया। तो अब क्या करूंगा, 3300 का बैड डेट रिकॉर्ड कर लूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा बैड डेट। बैड डेट एक एक्सपेंस होता है तो डेबिट हो जाएगा बैड डेट 3300 का। और जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल था उससे तो मैंने कोई लेना देना नहीं है, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा ट्रेड रिसीवेबल। क्या नाम था उसका, वेट डिजाइन्स, वेट लिख रहा हूं खाली, जगह कम होने की वजह से 5100। दिस विल बी द डबल एंट्री, यानी कि मैंने वेट से जो टोटल पैसा था वो लेना था 5100, लेकिन उसमें से सिर्फ मिला कितना, 1800, तो बाकी क्या हो गया, बैड डेट हो गया, तो ये एंट्री बन गई। क्लियर, बताओ, अब क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। देख लो ये एंट्री क्लियर है, पक्की बात है, सही है, सही है, सही है। तो यहां तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहां तक तो अब आप फंसे नहीं है, पार्टी आपने कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बात है। आगे वो बोलता है कैलकुलेट, अब जरा सुनिएगा,
कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 29th ऑफ फरवरी। अब आपने क्या करना है, क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, जरा सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल में आगे वो बोलना शुरू करता है कि ऑन 29th ऑफ फरवरी 2016 द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर। अब यहाँ पे देखो तो क्या दिया हुआ है, एज ऑफ डेट्स मंथ्स की शक्ल में दिया हुआ है। अप टू 1 मंथ 18,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनको 1 महीना हो चुका, इन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। 1 to 3 मंथ्स 12,200 के ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनको 1 से 3 महीने हो गए, इन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। 3 to 6 मंथ्स 3,300 के ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिन्होंने 3 to 6 मंथ्स गुजर चुके, अभी तक पैसा नहीं दिया। और ओवर 6 मंथ्स कितने लोग हैं, 2,200 के। टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, 35,700 के। पुराने सवालों में आप क्या करते थे, ये जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल होता था ना, इसके ऊपर 1% चार्ज कर दिया करते थे। पुराने सवाल मतलब इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट। बट इन दिस सिनेरियो इनकी पॉलिसी बताई गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट परसेंटेज। बोला हुआ है कि जिनको 1 महीना गुजर चुका उन पे 2% का शक करना, जिनको 1 से 3 महीना गुजर चुका उन पे 5% का शक करना, जिनको 3 से 6 महीने गुजर चुके उन पे 10% का शक करना, और जिन पे 20 महीने से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा गुजर चुके उन पे 20% का शक करना। ये सारी परसेंटेजेस गिवन है, ये सारी परसेंटेजेस गिवन है। तो याद करो मैंने पीछे क्या करा था, मैंने तो पहले 1 लाख को ब्रेकअप करवाया कि कितना कितना परसेंट कहाँ है, और फिर उन पे प्रोविजन चार्ज करा। यहाँ पे कितना आसान करा हुआ है, बोला 18,000 पे 2% लगा दो, तो 18,000 पे 2% चार्ज करो, कितना होता है, कैलकुलेट करो 18,000। अब सब कैलकुलेटर निकाल लो और 18,000 का 2% बताओ कितना होता है। चलो 360 बताया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 360। चलो मुझे बताओ 12,200 का 5% कितना होता है, चलो बताओ। से बताएंगे सब लोग, कैलकुलेटर यूज करना आप सीख लो। अब कैलकुलेटर आ चुका है, अब आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 610 यहाँ पे लिख देता हूं मैं 610। उसके बाद देखो तो अगला 3,300 पे 10%, तो कितना आ जाएगा 330, और 2,200 पे 20%, 2,200 पे 20% कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 440, करेक्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूं टोटल प्रोविजन कितना आया, टोटल प्रोविजन एट 29 फरवरी, तो आपका जो 29 फरवरी का प्रोविजन आया है वो कितना आया है, सब कैलकुलेट कर लो, टोटल निकाल लो और टोटल बता दो। 29 फरवरी 2016, ठीक है, याद रखिएगा नीचे लिखा हुआ है 2016 की कैलकुलेशन। सबको प्लस कर लो, टोटल बताओ मेरा बच्चा, इतना लेट करोगे तो फिर तो काम हो गया तुम लोगों का। 1740, ठीक है जी। अच्छा अब अगर आप देखें तो ये 1740 आ गया, देन ये मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ गया क्लोजिंग डेट का। और क्या बोलता है, ऑन 1 मार्च 2015 ओपनिंग डेट की बात करता है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट वाज 2050, यानी ओपनिंग प्रोविजन कितना था, 2050 का था। क्लोजिंग कितना है, 1740 का। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था, जब मैं ये वाली बात करा रहा था, बच्चे ने बोला था ये जो आपने सर 18,000 रुपए लिखा हुआ है, क्या ये सवाल में दिया हुआ होगा। मैंने ये बोला था बेटा हो सकता है दिया हुआ हो, दिया हुआ होगा तो इंक्रीज डिक्रीज निकाल लोगे, नहीं दिया हुआ होगा तो अज्यूम कर लोगे 0 है। अब इस 18,000 की जगह यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ है उसने, एग्जामिनर ने आपको 2050 का ओपनिंग प्रोविजन, कौन सी डेट का, 2015 का। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2015 का यानी कि 1 मार्च 2015 का आपका प्रोविजन कितना था, आप बोलोगे सर 2050। मैं आपसे बोलूंगा 29 फरवरी, क्योंकि 12 महीने बाद क्लोजिंग आई होगी 2016 को, तो कितना आया, आप बोलोगे 1740। अब आप ये देखो इंक्रीज डिक्रीज कितना आसान हो गया, अब आप बोलोगे सर बड़ी आसान सी बात की है। तो अब इंक्रीज डिक्रीज अगर आपने निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, बताएं जी इंक्रीज या डिक्रीज, आप खुद बता दो, मैं भी जानना चाहता हूँ। इंक्रीज या डिक्रीज क्या कहते हो तुम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, ओके ओके, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, डिक्रीज 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 डिक्रीज, सही है सही है, बात समझ आई। इसका मतलब क्या है कि कितने से डिक्रीज हुआ, बताओ कितने से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाय 310। इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी सर, इस बार एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 310 से, 310 से।
बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है। ये तो अब आपको समझ आ गया ये एज ऑफ डेट का क्या गेम है। कोई मुश्किल गेम नहीं था, ये आसान गेम था जो मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया ना। ये अगर तुम्हें समझ आ गया ना, अब दुनिया का हर सवाल तुमसे ए लेवल्स का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ अगर ये वाली बात समझ आ गई, सिर्फ ये वाली बात समझ आ गई, ए लेवल्स का सवाल भी सारे सॉल्व होंगे तुमसे, सिर्फ अगर ये वाली बात समझ आ गई कि एज ऑफ डेट खेलता किस तरीके से। डन। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो आपको बोलता है, जरा सुनिएगा, अब यहाँ पे वो आपको बोलता है कि भाई पार्ट जी यानी कि नेक्स्ट पार्ट है, prepare provision for doubtful debt account for the year ended 29 February and bring down the balance on first March। अच्छा कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम इधर प्रोविजन का अकाउंट बना लेते हैं। पार्ट जी करने जा रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज जी पार्ट, राइट, ठीक है। और आपको दिखाते हैं कितना आसान सा अकाउंट है। ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करना है, कहानी खत्म। अभी आपको लगता जिन जैसा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है ना तो आप बोलोगे सर क्या बात है, ये तो कोई मसले की बात नहीं। अब देखो जरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैसे ही अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने में कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले आप लिखोगे 1 मार्च ओपनिंग डेट, तो 1 मार्च 2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो सवाल में पहले से गिवन है 2050, नहीं गिवन होगा तो बैलेंस विल बी जीरो। सीडी बैलेंस आपने कितना कैलकुलेट करा था आपको याद होगा, लेकिन उससे पहले आप इंक्रीज डिक्रीज ऑलरेडी निकाल चुके। तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? सर डिक्रीज, यानी पीबीटी डेबिट हो रहा है, तो पीबीटी अकाउंट को डेबिट कर दो 310 से, कर दिया। किसकी वजह से? सर ऑपोजिट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमेशा से यही हमने लिखा है। ये सब बिल्कुल सेम बनेंगे अकाउंट, अकाउंट में कोई फर्क नहीं है। सर ये प्रोविजन की कैलकुलेशन जो हमने करी थी बस उसमें फर्क है, ठीक है। प्रोविजन कब करी होगी सर? साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन क्या था सर? 29 फरवरी 2016। हाँ जी। और अब आप क्या करें? क्लोज कर दें अकाउंट को। क्लोज करना कोई मसला नहीं है, क्लोज करने में टेंशन नहीं है, क्लोज ऐसे ही हो जाएगा। कौन सी साइड हैवियर है? 2050 लिख दो, 2050 सीडी बैलेंस तो जरा निकालो 29 फरवरी का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है जरा बताना। हाँ जी, कितना आ रहा है? 1740। और आप याद करें कि आपने जब प्रोविजन कैलकुलेट करा था तो कैलकुलेट करके भी आंसर कितना आया था? 1740। ये सीडी बैलेंस होता है, मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका था कि प्रोविजन से जो भी परसेंटेज लगा के आंसर आता है वो सीडी बैलेंसेस होते हैं। बट अगेन जस्ट टू कंफर्म यू गाइस कि भाई इसका आंसर क्या है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये सीडी बैलेंस होता है और इनकम स्टेटमेंट में हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज जाता है। खुदा का वास्ता है ये मत भूल जाना, बच्चे के पुराने कॉन्सेप्ट वो अपने पता नहीं किससे पढ़ के आया हुआ होता है, भाई भूल जाना, इंक्रीज और डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में जाता है सिर्फ। ये जो बैलेंस है 1740 ये सीडी बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा आगे जाके, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस इज द इंक्रीज और डिक्रीज ओनली। डन। अब सुनो आगे। अब आप क्या करेंगे? आपने ये ओपनिंग बैलेंस भी शो करना था, तो बीडी बैलेंस लिख के अकाउंट को क्लोज करते हैं। 1 मार्च 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 1740। क्लियर? अब बताओ। अगली बात यह है कि यहां पे ये बोलता है नेम वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड बाय सूफिया फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते थे जो कहते थे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाओ? नंबर 1 मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग स्लैश अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नंबर 2 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट होते थे, उसने आपसे एक नाम मांगा था, कोई सा भी एक लिख सकते थे, लेकिन याद रखिएगा मैचिंग स्लैश अक्रूवल इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखने का। क्लियर हो गया? देख लो, इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखना, इनको एक साथ ही लिखा जाता है, मैचिंग स्लैश अक्रूवल।